जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है पंकज फौजदार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पीएफ स्टडी। आज की ये क्लास हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए जिनकी आप प्रिपेयर कर रहे हो। सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट की, बाल विकास की ये क्लास रहने वाली है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। छोटी सी क्लास रहेगी, मात्र 25 से 30 मिनट की ये क्लास। सी टेट है, रीट है, यूपी टेट है, दो बार लेके माफी चाहता हूँ, एमपी टेट है, एच टेट है, डी डबल एस वी है, केवीएस है, एनवीएस है, यूके टेट है, इन सभी एग्जाम्स के लिए जहां पर सीडीपी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है भावी सरकारी अध्यापकों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कर लो। कब करोगे भाई? अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो जरूर 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 लाइक करना क्लास को। तो चलो बिना देरी किए करते हैं क्लास को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भाषा के अर्जन एवं विकास के सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। मतलब जहां पर भाषा का अर्जन किया जाता है, उसका विकास होता है, उस समय सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है। जन्म पूर्व की अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। ऐसी अवस्था बतानी है आपको जहां पर भाषा का अर्जन, याद रखना अर्जन और अधिगम इन दोनों में ही फर्क है। अर्जन अलग होता है और अधिगम अलग होता है भावी सरकारी अध्यापकों। तो भाषा के अर्जन की सबसे संवेदनशील अवस्था की अगर बात की जाती है तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने जन्म पूर्व की अवस्था। जन्म से पहले भाषा का सीखना नामुमकिन है, क्योंकि बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, उस समय भाषा नहीं सीखता है। याद रखना उस समय भी एक चलती है जहां पर क्या है, मतलब विज्ञान ने बताया कि मैथ और साइंस की जो है पढ़ाई लगभग वहां से गर्भ से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा अपने अपने सॉरी इंडिया के इंदौर में कोई है जो मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, शायद भोपाल में या इंदौर में यहाँ कहीं पे है, जहां ऐसा कोई प्रैक्टिकल करे बताया गया था। गए साल की वो न्यूज है। बाकी बात करें अर्जन की, तो जन्म पूर्व की अवस्था में नहीं होता, प्रारंभिक बाल्यावस्था है और आपकी मध्य बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। तो किशोरावस्था में तो भाषा बहुत अच्छी तरीके से क्या है, बोलना सीख जाता है बच्चा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, मध्य बाल्यावस्था सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जाती है भाषा के अर्जन के लिए। भाषा का अर्जन किसे कहते हैं? जहां पर बच्चा अपनी भाषा होती है, जो मातृभाषा है या कोई सी भाषा है, जब बच्चा एनवायरमेंट से सीखता है, जहां पर उसको उसके सीखने के लिए कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती है, एनवायरमेंट से सीख लेता है, उसको बोला जाता है अर्जन। और जहां भाषा का अधिगम किया जाता है वहां पर मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। लाइक एज की मान सकते हैं अपन, जैसे कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा हमारे एनवायरमेंट से हम सीखते हैं। जहां हम कोई फ्रेंच सीखें या फिर कोरियन लैंग्वेज सीखें या फिर इंग्लिश सीखते हैं, तो ये क्या होती है, ये हमारी अधिगम में आती है और हमारी जो मदर टंग होती है वो हमारी अर्जन में आती है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोल्बर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। नैतिक विकास की एक अवस्था आपको बतानी है कौन सी है लॉरेंस कोल्बर के अनुसार। प्रसुप्ति अवस्था है, सामाजिक अनुबंधन की जो अभिविन्यास की अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था है। तो लॉरेंस कोल्बर के द्वारा बतानी है आपको जो समाज के लिए जो उन्होंने अवस्था बताई थी, किसके लिए, जो उन्होंने समाज के लिए जो नैतिक विकास की जो अवस्था बताई थी, उसका नाम है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास अवस्था। यहाँ पर प्रसुप्ति अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट स्टेज है, उद्योग बनाम अधीनता है। तो ये सभी लॉरेंस कोल्बर से संबंधित नहीं है भावी सरकारी अध्यापकों। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो अवस्था बताई गई है नैतिक विकास में, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में, ये बताई गई है लॉरेंस कोल्बर के द्वारा। आगे चलें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यानी कि लड़कों की मतलब लड़कियों की तुलना में किस पर अधिक ध्यान दे रहा है, लड़कों पर, बॉयज पर अधिक ध्यान देता है। तो ये किसको दर्शा रहा है, मतलब ये उदाहरण है वो किसका है। सीटेट वाले स्पेशली इसको स्टार बना करके रख लेना, एक जेंडर वाइज का आपके लिए सवाल आना फिक्स है। ये लैंगिक पक्षपात यानी जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है, या फिर जेंडर पहचान को, जेंडर संबंधता को, या फिर जेंडर समरूपता। तो देखो दोनों को समान लेता तो ये हो जाता समरूपता। समान उनको लिया नहीं उन्होंने, लड़कों को क्या है अधिक ध्यान दे रहा है लड़कों पर। तो जेंडर संबंधता इससे भी संबंधित नहीं है, जेंडर की पहचान भी नहीं बता रहा है, वो जेंडर पक्षपात यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शा रहा है। ये लैंगिक पक्षपात को ये क्या है, दर्शा रहा है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक ध्यान देना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती है। मतलब जो जेंडर रूढ़िबद्धता, लैंगिक रूढ़िबद्धता की भूमिका को कम करने के लिए निम्न से कौन सी पद्धति क्या होगी, प्रभावशाली होगी। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करें,
जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठक की व्यवस्था करना। तो देखो हमको क्या करना है, भूमिका अनुरूपता को मतलब जेंडर की जो भूमिका है उसकी अनुरूपता को कम करने के लिए, या फिर ऐसा कहते हैं कि जेंडर रूढ़िबद्धता है, जो लैंगिक पक्षपात है उसको कम करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कौन सी पद्धति, कौन सी विधि, कौन सा तरीका हमको काम में लेना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 4 की जहां बात की जाए, जेंडर पृथक बैठने की क्या है व्यवस्था की जाए, मतलब लड़के अलग बैठे लड़कियां अलग बैठे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो क्या है लैंगिक एक तरीके से क्या बोलूं पक्षपात को ही दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जो लैंगिक पक्षपात को दर्शाने वाली बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 है जेंडर पक्षपात खेल समूह बनाना, लड़के अलग खेलें लड़कियां अलग खेलें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यहाँ आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल सही हो जाता है भाभी सरकारी अध्यापकों कि जेंडर पक्षपात के बारे में क्या है दोनों पर चर्चा करेंगे जिससे क्या है उनके बीच में जो भेदभाव है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु मतलब क्रिएटिव लर्नर के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को के प्रभाव को महत्व दिया है। मतलब बच्चों को क्रिएटिव लर्नर और सक्रिय जिज्ञासु किसने बोला है, जॉन वाटसन ने, वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है भावी सरकारी अध्यापकों, और आपको बताना है कौन होगा यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर, सक्रिय जिज्ञासु। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेना, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। अब इस क्वेश्चन को स्टार लगाना भावी सरकारी अध्यापकों, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर दो हो सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ क्वेश्चन को पढ़ने का हमारा तरीका डिपेंड करता है। देखो अगर हम पढ़ेंगे कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा है, यहां तक अगर इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका आंसर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही आएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का मूल जो आंसर इससे आगे है, उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो समाज और संस्कृति को महत्व देने वाले कौन है, लेव वाइगोत्स्की महोदय हैं। याद रखना बच्चों के बारे में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की दोनों ही बताते हैं कि बच्चे क्रिएटिव लर्नर होते हैं, सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। लेकिन एक बताता है समाज के आधार पर बताता है, एक बताता है उनकी आयु के आधार पर बताता है। याद रखना भावी सरकारी अध्यापकों, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 2 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्रिएटिव लर्नर कहने वाले दोनों हैं, जीन पियाजे भी हैं, लेव वाइगोत्स्की हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति के विषय में अधिक बात करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्टार बना करके छाप लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। प्रबलन का है, अनुबंधन का है, मॉडलिंग का, या फिर पाठ या फिर ढांचा का है। तो यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए बच्चों को क्या है संकेत देना, आवश्यकता पढ़ने पर क्या है अस्थायी सहयोग देना, मतलब थोड़ा सा बच्चों को क्या है हिंट कर दिया, थोड़ा सा बच्चे को पुश कर दिया आगे उसके ज्ञान में थोड़ी सी क्या है जिससे वृद्धि होगी, बच्चा और अच्छे तरीके से क्या है सीखेगा। इसको कई नामों से जाना जाता है, पाठ बोल सकते हैं, ढांचा बोल सकते हैं, इसको स्कैफोल्डिंग बोल सकते हैं इसको। तो याद रखना भाभी सरकारी आपको यहाँ ऑप्शन नंबर जो 4 होगा ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 स्कैफोल्डिंग जिसको बोला जाता है। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। यानी कि आपको बताना है कॉन्क्रीट स्टेज कहां पर आपको निर्देशित हो रही है या फिर आपको लग रही है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संध्यात्मक विचार, संरक्षण करना और कक्षा का समावेशन करना, आस्थगित अनुकरण करना और पदार्थ का स्थायित्व का पता लगाना, प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता कौन सी होती है भावी सरकारी अध्यापकों। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने और आपको चुनाव करना है बिल्कुल सही और सटीक आंसर का। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा भाभी सरकारी अध्यापकों, लंबे गिलास में और मोटे गिलास में या फिर चौड़े गिलास में समान दूध आता है, कुछ इस तरीके के सवाल आपने बहुत अच्छे तरीके से देखे होंगे, जो जुड़े होते हैं किससे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से क्या है जुड़े होते हैं। या तो ये पूछा जाता है कि ये इसका ज्ञान कब आता है या फिर कब नहीं आता, तो उसको बोला जाता है संरक्षण कक्षा समावेशन। बच्चा जब कक्षा में समावेशित होने लगता है, संरक्षण का जो उसमें क्या है कंसेप्ट जो होता है वो क्लियर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की अगर बात की जाए, मोस्टली तर्क की अगर बात करें भाभी सरकारी आपको, तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट स्टेज का, यानी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की क्या है, पहचान होती है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्याजे की संरचना है? प्याजे की संरचना इनमें से कौन सी है? स्कीमा है, अवलोकन है, या फिर आपका अनुबंधन है, या फिर आपका प्रबलन है? तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। प्याजे जी किसके बारे में बात करते हैं? स्कीमा के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? स्कीमा के बारे में बात करते हैं। और स्कीमा को आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। स्कीमा की परिभाषा क्या होती है? एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्कीमा, मतलब सूचनाओं का एक संग्रह क्या होता है? स्कीमा होता है। और अगर आपको बता दूं, एक होता है स्कीमा, एक होती है स्कीम। क्या होता है? स्कीम। स्कीम किसको बोलते हैं? ए सिंगल इंफॉर्मेशन इज स्कीम, मतलब एक अकेली सूचना को क्या बोला जाता है? स्कीम। और सूचनाओं के संग्रह को क्या बोला जाता है? स्कीमा। याद रखना, ये प्याजे का कंसेप्ट है। बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पढ़ोगे तो आपको ये क्या है, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकित, अधिगम, प्रबलन या फिर अनुबंधन इसको नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम अगर आकलन कर रहे हैं तो उसका प्राथमिक प्राइमरी उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण करना। देखो, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना आकलन का उद्देश्य नहीं होता है। प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना ये उद्देश्य हमारा नहीं होता है। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी का निश्चित करना और संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को क्या है, समझना या फिर समझने की कोशिश करना। ये हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सा जो है स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निहितार्थ होती है। आगे देखें तो बुद्धि के मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से क्या है, मापा एवं निर्धारित किया जाता है। क्या किया जा सकता है? किसको? बुद्धि को। कहना चाहता है कि बुद्धि को जो हमारे जो परीक्षण होते हैं उनके प्रयोग के आधार पर सटीकता से क्या है, मापा जा सकता है और निर्धारित किया जा सकता है। आगे ऑप्शन नंबर 3 है कि बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। यानी कि बुद्धि क्या है? एक सिंगल ही है, मतलब केवल सिंगल फैक्टर जिसको बोला जाता है। थ्योरी जो दी है उससे कहीं ना कहीं रिलेटेड है ये। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो आपके अनुसार बुद्धि की जो परिभाषा है वो कौन सी सही और सटीक होनी चाहिए भावी सरकारी अध्यापकों? देखो, जहां बात की जाए बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित कर दी जाती है, तो ऐसा नहीं होगा। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीकता से क्या है, मापा जा सकता है और निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं उसका देखो लो, यहाँ पर क्या कह रहा है, सटीकता से मापा जा सकता है, उसको निर्धारित किया जा सकता है। सटीकता से मापा और निर्धारित नहीं किया जा सकता, याद रखना, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट को देख लेना, इसमें केवल इतना सा फेरबदल किया गया है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीकता से मापा जा सकता है और निर्धारित किया जा सकता है। याद रखना, निर्धारित नहीं किया जा सकता, उसको माप करके केवल उसका अनुमान लगाया जा सकता है। याद रखना इस चीज को। बुद्धि एक एकात्मक कारक और एकांकी विशेषक है, ये भी गलत है। याद रखना, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां आपने बहुआयामी थ्योरी अगर पढ़ी हो, बहुबुद्धि सिद्धांत अगर पढ़ा हो, बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्धि बहुआयामी होती है। कोई अगर क्या है, साइंस में ज्यादा होशियार होता है, कोई मैथ में होता है, कोई आर्ट साइड की कोई सब्जेक्ट होती है, ज्योग्राफी होती है, कोई हिंदी में होता है, कोई इंग्लिश में होता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। कोई किसान अपने खेती करने में ज्यादा माहिर होता है, कोई क्या पायलट अपना प्लेन उड़ाने में ज्यादा माहिर होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में जो 4 होगा भावी सरकारी अध्यापकों। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का जो है प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचार, अभिसारिक विचार, अनमय विचार और आत्म केंद्रित विचार। देखो, सबसे पहले तो रूही क्या कर रही है, समस्या के एक से अधिक समाधान ढूंढ रही है। इसका मतलब ये रूही कैसी है? क्रिएटिव है। क्रिएटिव है। अब याद रखना, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें, 2 आंसर इसके आ सकते हैं। एक तो आएगा बिल्कुल आपका जो सृजनात्मक होगा, ये आ सकता है। बाकी एक आ सकता है आपका अभिसारी या फिर अपसारी। याद रखना, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। यहां बात की जा रही है अभिसारी की, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, इनसाइड बॉक्स, मतलब
बाहर से अंदर की तरफ ज्ञान के बारे में बात की जा रही है। अगर यहाँ होता अपसारी चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग की अगर यहाँ बात की जा रही होती, आउट ऑफ द बॉक्स की बात की जा रही होती, तो यहाँ पर वो भी हम कहीं ना कहीं उसको सही मान सकते थे, लेकिन वो नहीं कही गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए की हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आत्म केंद्रित की, ईगोसेंट्रिक की यहाँ बात नहीं की गई है। भाभी सर क्या है आपको, ऑप्शन नंबर जो एक होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि समस्या के एक से अधिक क्या वो हल ढूंढ रही है। कुल मिलाकर के वो क्या है, क्रिएटिव है, सृजनात्मक है। आगे चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, अपनी शिक्षण पद्धति का पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके क्या है, ढूंढने चाहिए। तो बिल्कुल भावी सरकार, यदि आपको आपका सही और सटीक आंसर क्या होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या है, इसके सही आंसर नहीं है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर तैयार करने के लिए साथ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक समावेशी कक्षा की बात की जा रही है भावी सरकारी अध्यापकों, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे क्या है, सभी तरीके के बच्चे, स्पेशल बच्चे होते हैं, CWSN जो होते हैं, सबको शामिल कर लेते हैं भावी सरकारी अध्यापकों। तो उसको कैसा होना चाहिए, उस शैक्षिक योग्यताओं को, उस शिक्षक को कौन सी विशिष्ट योग्यताओं को सम्मिलित करना चाहिए, या फिर किस तरीके से बच्चों को क्या है पढ़ाना चाहिए भावी सरकारी अध्यापकों। तो बिल्कुल सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, उनको शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना चाहिए। जो योजना बनानी होती है उनको क्या है बिल्कुल एक्टिव तरीके से क्या है तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पठन वैकल्य। पठन वैकल्य क्या है, अधिगम विकार होता है भावी सरकारी अध्यापकों। बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, मतलब जो पढ़ने में उनको कहीं ना कहीं क्या है दिक्कत होती है भावी सरकारी अध्यापकों। चा को कुछ और पढ़ते हैं, सा को हा पढ़ देते हैं, या फिर चा को सा पढ़ देते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं। या फिर जो होते हैं उनपे क्या है रिपीट करने की आदत होती है, ऊपर वाली कोई लाइन पढ़ ली उसको वापस से दोबारा पढ़ देते हैं। या फिर पठन वैकल्य में वो भी शामिल होता है जो बच्चे थोड़े से क्या है तोतले टाइप के होते हैं। तोतले जो बच्चे होते हैं उनमें भी उनको भी क्या है पठन वैकल्य में हम शामिल करते हैं। तो न्यून अवधान विकार होता है, अब सारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता होती है, या फिर धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है, या फिर एक गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, जो प्राइमरी लक्षण होते हैं भावी सरकारी अध्यापकों, उनके बारे में अगर हम बात करें भावी सरकारी अध्यापकों, तो धारा प्रवाह पढ़ने की जो अक्षमता होती है इसको प्राइमरी में शामिल किया जाता है भावी सरकारी अध्यापकों। याद रखना, पठन वैकल्य की हम बात करें, धारा प्रवाह से पढ़ने की जो अक्षमता होती है उसको इसमें शामिल करेंगे। प्राथमिक लक्षणों में याद रखना, कौन से लक्षणों में, प्राथमिक लक्षणों की बात की जा रही है। वैसे अगर बात की जाए एक ही गति विषय को कार्य को बार बार दोहराना, जो बार बार जो शब्द पठन होता है उसको बार बार करता है बच्चा, और धारा प्रवाहता जो ये तो इसमें शामिल हो ही गई है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या है, ऑप्शन नंबर जो 3 होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी जो प्राथमिक लक्षण है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। व्यवहार वादित सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए। तो क्या आप मतलब जो 2019 का जो उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा है उस अवधारणा है वो किस पर आधारित है भावी सरकारी अध्यापकों, वो आपको बताना है। सही और सटीक आंसर आपको लगाना है भावी सरकारी अध्यापकों। तो देखो, व्यवहारवादी सिद्धांत पर नहीं है, अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति पर नहीं है, वो है जो अधिकार आधारित मानवतावादी जो परिप्रेक्ष्य है उस पर आधारित है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, प्रबलन पर केंद्रित होता है, अनुबंधन द्वारा अर्जित किया जाता है, या फिर अवलोकन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। संरचनावादी ढांचे की हम बात कर रहे हैं भावी सरकारी अध्यापकों, बिल्कुल सही आंसर आपको लगाना है। और सबसे बड़ी बात, संरचनावादी जो संरचनावाद सिद्धांत है, जो संरचनावादी सिद्धांत है वो किसने दिया है, इसका आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर लगा सकते हैं। बाकी ये आधारित होता है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, किस पर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, ना तो यंत्रवत याद कराया जाता है या फिर उनको रिइंफोर्समेंट बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ना ही अनुबंधन से
संबंधित है, कंडीशनिंग से संबंधित है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल संरचनावादी जो ढांचा है या फिर संरचनावादी सिद्धांत वो किसने दिया था, वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत को से बदल देना चाहिए, या फिर आपका है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो देखो, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या है, क्या करना चाहिए, उसका क्या है, शिक्षिका का नजरिया कैसा होना चाहिए, वो आपको बताना है भाभी सर क्या चीज आपको। तो बिल्कुल देखो, इन बच्चों को अनदेखा करना, तो बिल्कुल एक तरीके से बच्चों को इग्नोर करना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे क्या है, डिमोटिवेट हो जाएंगे कहीं ना कहीं, और उनको दंडित तो हम करेंगे नहीं, बार बार याद करके ऐसा भी नहीं होगा। भाभी सर क्या आपको ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को क्या चुनौती देनी चाहिए, इससे क्या बच्चे और ज्यादा क्रिएटिव तरीके से उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, जो उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो और अच्छी तरीके से होगी। भाभी सर क्या आपको, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, प्रमुखता देना, या फिर बच्चों के अनुभवों को, या फिर यंत्रवत याद करने को, या फिर योग्यता के आधार पर। तो बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित होती है, योग्यता पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं, पूर्णतः अलग, स्वतंत्र होते हैं, सन्निहित होते हैं, या फिर संबंधित नहीं होते। देखो, संवेग और संज्ञान की यहाँ बात की जाए, एक दूसरे से संबंधित ना होना, तो ये तो क्या है, अलग बात हो जाएगी। भाभी सर क्या आपको बिल्कुल गलत भी हो जाएगी। एक दूसरे से स्वतंत्र होना, ये भी कहीं ना कहीं एक ही बात हो जाती है, स्वतंत्र होना या फिर संबंधित नहीं होना। पूर्णतः अलग होना, ये भी अलग पृथक होने की बात कर रही है। सन्निहित होते हैं, कैसे होते हैं, सन्निहित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। भाभी सर क्या आपको ऑप्शन नंबर जो 3 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। किसके अनुसार, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने भाभी सर कहते हैं आपको, और संरचनावादी सिद्धांत हमको बताता है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना मतलब ज्ञान का निर्माण करती है, ज्ञान को संरक्षित करती है। भाभी सर कहते हैं आपको ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विद्यार्थियों को अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देना और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हो सकते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 है कि यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियों उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधि प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो सही और सटीक आंसर आपको लगाना है। भाभी सर का यदि आपको ऑप्शन 4 है आपके सामने, क्या होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक मिनट लैपटॉप को चार्ज लगा लेते हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 22 का आपको लगाना है बिल्कुल सही और सटीक आंसर। ये कह रहा है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं भाभी सरकारी आपको। तो बिल्कुल देखो, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपसे कहता है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है भाभी सरकारी अध्यापकों। तो बाकी के ऑप्शन पर हम नहीं जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव होगा। मतलब या तो आप बच्चों को बहुत ज्यादा रीइंफोर्समेंट दे रहे हो, मतलब बच्चा पास हो रहा है या फेल हो रहा है, आप तो उसको क्या है इनाम दिए जा रहे हो। पास होने पर भी बार बार इनाम देना क्या है, गलत होता है। बाह्य अवप्रेरणा कम होगी, आंतरिक अवप्रेरणा कम होगी। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए क्या प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होगी। तो क्या होगा आपका जो सही आंसर क्या होगा, जो इसका प्रभाव जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों को लगातार पुरस्कार देना या फिर लगातार दंड देने के जो कार्य अगर हम करते हैं तो उसका क्या प्रभाव हमको देखने के लिए मिलेगा भाभी सरकारी अध्यापक को। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा भाभी सरकारी अध्यापक को।
बिल्कुल सही है। और सटीक आंसर की बात करें, आपके में और मेरे में थोड़ा सा मतभेद जरूर हो सकता है भाभी सर का आपको, लेकिन क्या है मेरे अनुसार इसका सही आंसर होगा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक जो अभिरुचि और जिज्ञासा है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार वो क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम लगातार ऐसा करेंगे तो बच्चों में जो इंटरनली जो बच्चे में पढ़ने की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, वो कहीं ना कहीं क्या है, दब कर रह जाएगी। किसके नीचे, पुरस्कार और दंड के नीचे। कहीं ना कहीं जो जो आप बच्चों पर क्या प्रयोग करेंगे, एक तरीके से आपने रीइंफोर्समेंट दिया या फिर आपने कोई क्या बच्चे को पनिशमेंट कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो आपको बताना है सही आंसर कि शारीरिक दंड है, सहयोगात्मक अधिगम है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन है। तो क्या होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने होगा भाभी सर के, आपको क्या होगा आपका सही और सटीक आंसर? प्रथाएं सार्थक अधिगम को क्या है, बढ़ावा देती हैं। तो देखो भाभी सर के, आपको हम बात करें अधिगम के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो देखो शारीरिक दंड कहीं ना कहीं बिल्कुल क्या है, निरर्थक होता है। बच्चों को दंड तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन करना ये भी गलत होता है। हम बच्चों की तुलना किसी अन्य बच्चे से करने लग जाते हैं, तो ये भी क्या है, गलत होता है। तुलना करना सही होता है, कब सही होता है, जब हम बच्चे की तुलना उसके खुद के पुराने रिकॉर्ड से कर रहे होते हैं। उसके खुद का जो पुराना जो रिकॉर्ड है, जो बच्चे का स्कोर कार्ड है, या फिर बच्चे के खुद से ही बच्चे की अगर तुलना करें, जो उसके पूर्व के जो वर्ष में जो उसका जो क्या है स्टेटमेंट है बच्चे का कैसा रहा है, उसके देखते हुए और आज की अगर तुलना करें, ऐसे तुलना कर सकते हैं। लेकिन अपने बच्चे की तुलना किसी अन्य बच्चे से करना ये क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल 1 और 4 तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और सहयोगात्मक अधिगम ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्या देकर, प्रतियोगितात्मक अवसरों की जो व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास करके, या फिर अन्वेषण एवं परिचर्चा के अवसर उपलब्ध करा करके। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अन्वेषण और परिचर्चा सबसे अच्छा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधान करता बनाने के लिए क्या किस प्रकार से जो क्या है प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए एक भौतिक पुरस्कार देकर के, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देकर के, गलत उत्तरों की को जो क्या अस्वीकार करके एवं दंडित करके। तो देखो मेरे अनुसार जो ऊपर वाले दिए गए ये तीनों के तीनों ही क्या है, गलत है। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए पुरस्कार देना भी गलत होता है। याद रखना, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें कहीं ना कहीं बच्चे की जो स्वाभाविक जो क्षमता होती है वो दब जाती है। केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना भी गलत होता है। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना गलत होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 4 आ होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। कुछ इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। बच्चों की सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए जो प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक बुद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? किसमें शारीरिक जो विकास होता है और वृद्धि होती है, विकास और वृद्धि होती है, जो सबसे तीव्र गति से घटित होती है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था में। तो निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने भाभी सरकारी विद्यार्थी को। अब देखो आपको लगाना है इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर भाभी सरकारी विद्यार्थी को। यहां हम बात करें शारीरिक वृद्धि और विकास की, आपका दिमाग जा रहा होगा सीधा का सीधा, आपने देख लिया किशोरावस्था, या तो आपका जा रहा होगा ऑप्शन नंबर 4 पर, या फिर मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये दोनों ही गलत है भाभी सरकारी, आपको याद रखना। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ये हमारा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाता है भाभी सरकारी। आपको आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ना कि आपका जो किशोरावस्था होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्तन है, आगे देख लेते हैं। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। अब यहाँ पर किसको प्रभावित नहीं करता है? विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो देख लेते हैं, आपके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही है। अब आप में कंफ्यूजन होगी तो कहां, ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर
4 में भाभी सर का ये अध्यापकों। तो देखो हम बात करें, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। विकास को सांस्कृतिक संदर्भ बिल्कुल प्रभावित करता है, याद रखना, प्रभावित करता है, विकास को ही प्रभावित करता है, वृद्धि को प्रभावित नहीं करेगा, याद रखना, सांस्कृतिक संदर्भ विकास को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा भाभी सरकारी अध्यापकों। आगे देखिए तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता, पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की हम बात करें और प्राथमिक कारक की हम बात कर रहे हैं। कौन से कारक? प्राथमिक कारकों की हम बात कर रहे हैं भाभी सर क्या है आपको। वैसे तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में इन सबको हम ऑप्शन नंबर 4 तक 1 2 3 4 सबको शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ प्राइमरी कारण हमको बताने, प्राथमिक कारण हमको बताने, तो कौन सा हम उसमें शामिल करेंगे। देखो आनुवंशिकता और पर्यावरण, इसमें क्या है, ये दोनों के दोनों ही, इन दोनों शब्दों में क्या है, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो समाहित हो जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आनुवंशिकता में उसके माता पिता से संबंधित जो भी आनुवंशिक संकेत हैं वो शामिल हो जाएंगे, और पर्यावरण में ये पर्यावरणीय और जन्म के बाद की जो क्रियाएं होती हैं वो सब इसमें क्या है, शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का एक उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी आपको बताना है कौन सी होगी। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो बिल्कुल सही आंसर आपको लगाना है भाभी सर का आपको। क्या होगा आपका, प्राइमरी नहीं पूछा आपसे, क्या है, द्वितीय पूछा गया भाभी सर का आपको। तो क्या होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर। देखो भाभी सर का आपको, परिवार की अगर हम बात करते हैं तो परिवार आ जाता है आपके प्राइमरी में, मतलब प्राथमिक में आ जाता है। परिवार कहाँ पे आ जाता है आपका, प्राथमिक में आ जाता है। और जहाँ द्वितीय की हम बात करें भाभी सर क्या है, यहाँ परिवार आ जाएगा तो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ भी परिवार आ गया, ये भी कट हो जाएगा। मीडिया एवं पास पड़ोस आएगा, या फिर आपका विद्यालय एवं मीडिया आएगा भाभी सर कहते हैं। तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर माना था। सीटेट का ये पेपर है भाभी सर कहते हैं आपको बता दूं, ये जो गए साल आया हुआ था उसका पेपर मैंने उठाया है, और बिल्कुल सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो 3, विद्यालय एवं मीडिया को जिसमें क्या है, शामिल किया जाता है भाभी सर कहते हैं विद्यालय एवं मीडिया। तो ये आज की हमारी क्लास थी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को क्लास को शेयर करना ना भूलें, और अगर कोई क्वेश्चन पर डाउट है, अगर आप कोई क्वेरी चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर जाकर के यहाँ पर विजिट करें भाभी सर कहते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल आपके लिए क्या है, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं। विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।